हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोड फ्रीक। तो अब हम जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर 4। आई नो चैप्टर 2 की वीडियो अभी नहीं आई है, वो बहुत जल्द इसके बाद ही आने वाली है। मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था और एक छोटे से एक्सीडेंट से मेरे पैर में चोट आ गई थी। मेरे फादर को भी थोड़ी सी चोट आई है। अच्छा, हम दोनों के एक्सीडेंट साथ में नहीं हुए, सेम टाइम पे अलग अलग जगह हम दोनों के एक्सीडेंट हुए। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, एंड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था एक दो दिन से। तो अब आपके लेक्चर आ गए हैं, आप प्लीज़ इन्हें देखिए। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी यार अब इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा दिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, कि कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो अब मैं रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको फालतू नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि जब आना ही नहीं है तो खामखा मैं आप लोगों के ऊपर क्यों स्ट्रेस डालूँ जब सीबीएसई खुद कम करना चाह रहा है, राइट? तो लेट्स गेट दिस चैप्टर स्टार्टेड, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हो कि हम जब रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं हम कैसे करते हैं, उससे कुछ ड्रॉबैक भी है ना? अच्छा, अब रिप्रोडक्शन यार बहुत ज़्यादा कर लेंगे हम लोग तो भाई इतनी ज़्यादा आबादी हो जाएगी, जाएंगे कहाँ? इसीलिए उनको कंट्रोल भी करना पड़ता है, राइट? तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है? इंडिया जो था वो सबसे पहली ऐसी कंट्री थी जिसने कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम 1951 में ही निकाल दिया था, यानी कि आज़ादी से 4 साल बाद ही। बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि भैया एक सेंसेस होती है, जैसे हम हिंदी में जनगणना बोलते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि दैट कितनी हमारे पास पॉपुलेशन है। अब उससे क्या होता है कि भैया सरकार देखती है हमारे पास रिसोर्स क्या हैं और क्या नहीं है, ठीक है? उसी के तौर पे उन्होंने ये फैमिली प्लानिंग निकाला था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सोसाइटी में क्रूशियल पार्ट बनाती है जनरल हेल्थ का, क्योंकि यार देखो सबसे कॉमन चीज़ है अगर इस समाज में हर घर में, तो वो एक ही है कि शादी हो रखी है, राइट? शादी हो रखी है, शादी एक सोशल इवेंट है, राइट? उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हर घर में बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन से होते हैं, राइट? रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता होना चाहिए, ठीक है? तो क्या करा गया, कुछ इम्प्रूव प्रोग्राम लाए गए जिन्होंने रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ में वर्क करा, ठीक है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एक डिपार्टमेंट है, महकमा है गवर्नमेंट का, जो कि इन सब चीज़ों पे ही बताता है, ठीक है? तो इसमें क्या था भैया काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने नारे बताए हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो, है ना? इस तरह के। अब तुम उसके बारे में पंचायत वाले पे मत चले जाना, 2 बच्चे हैं मीठी खीर और तीसरा बच्चा, खैर छोड़ो। तो health and education of young people and marriage and child bearing during more mature stages of life are important attributes to the reproductive health of a society। ये भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सोसाइटी की बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक छोटा बच्चा जो कि अपने फ्रेंड से सब कुछ सीखेगा, यानी कि 8th 9 8वीं 9वीं वाला यार जो माहौल होता है ना, वो कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, और उसमें काफ़ी सारी गलत चीज़ें भी बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं एंड उनको गलत नॉलेज भी मिल जाती है, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? उन्होंने लिया भैया ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की मदद ली। इस पर क्वेश्चन आंसर आ सकता है लिखने वाला, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या बोला, हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स और प्रिंट मीडिया, उन्होंने यानी कि ऐड बना दी और प्रिंट मीडिया यानी कि अखबारों में निकालना शुरू करा। हर फैमिली मेम्बर को, उनके आसपास वालों को, सबको इन्वॉल्व करा गया अवेयरनेस में, ठीक है? सेक्स एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस कराई गई स्कूल में, क्यों? अवेयरनेस देने के लिए। भैया 8th क्लास में हम सब ने पढ़ा था पहली बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर, जिसमें आता था हमारा पीनिस का डायग्राम, राइट? जिस पे क्या होता था, ऐसे हैं टेस्टिस हैं, ये है वो है, ऐसे है पेट है और पीछे ऐसे थोड़ा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता था ना, और हम हो करते थे कि भैया ये बनाए ये बनाए। तो बेसिकली वो यार हमारे ही रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए था, हमें सेक्स एजुकेशन देने के लिए था, ठीक है? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि हमें ऑर्गन्स का पता होना चाहिए कैसे हैं, क्यों हैं। एडल्सन एंड रिलेटेड चेंजेस, हम लोग बहुत सारे चेंजेस उस टाइम पे देखते हैं अपनी बॉडी में। जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, राइट? उनके पास भी बहुत बड़ा मेजर चेंज आता है, उनका भैया हार्मोनल पूरा चेंज हो जाता है यार, है ना? तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एडल्सन रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि जब आप बड़े हो जाएंगे एंड आप जब सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दैट हाउ कैन यू बी सेफ़ और हाइजीनिक भी आप होने चाहिए, ठीक है? एसटीडीज़ के बारे में अवेयरनेस बताई गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जी हाँ,
सेक्स करने का एक ड्रॉबैक भी है, उससे डिजीज़ हो जाती है, एड्स हो सकता है, ठीक है, और गोनोरिया हो सकता है, और हर्पीस हो सकता है, जेनिटल हर्पीस। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक। मैं आपको बताता हूँ कि हम जब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, यानी कि सब हेल्थी होने लगते हैं, बेटर लिविंग कंडीशन होती हैं, उसमें क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन होता है। क्यों भैया? हर कोई सुकून में होता है, तो चलो एक ही उनको चलता है, चलो भैया कुछ कर लेते हैं, उस कुछ करने से बच्चा भी हो जाता है ना। तो क्या था, एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम हमारे पास 1951 में शुरू हुए थे। जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो 350 मिलियन थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। सुनना मेरी बात को आप, और एनसीईआरटी खोल के बैठना अपनी। ये जो लिखा है इससे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। 350 मिलियन जो हमारे पास पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंस पे थी, और वो 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई मई 2011 में, ठीक। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि 2 मिलियन थी 1900 में, वो 6 बिलियन हो गई 2000 में, एंड 7.2 बिलियन यानी कि 700 करोड़ 2011 में। अच्छा, 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट थी उसने क्या बताया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% है, लेस देन 2% है। मैरिजेबल एज जो इंडिया में है यार फीमेल्स की, वो 18 है, और मेरे इन टर्म्स मतलब मेरे व्यूज़ में इसको हमें 21 कर देना चाहिए। अच्छा, मेल की तो है ही 21, बट फीमेल्स की भी 21 कर देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हर किसी को मौका मिल जाएगा कुछ ना कुछ करने का, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये भी एक इशू है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सीधा सीधा मतलब है भैया जनगणना बढ़ना। एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि पेट में बच्चा मर गया, ठीक, उसको बोलेंगे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चा पैदा होने के बाद मर गया। अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज़ द मेन रीज़न ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी कि यार रिप्रोडक्टिव एज वाले बंदे ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि 20 से 25 साल वाले जो एज ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा भैया, उनकी शादियाँ होंगी धूमधाम से। उसके बाद से क्या होगा आपको पता है ना, उसके बाद से क्या होगा आपको पता है, सब पता है आपको। उसके बाद से क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डायनामाइट, राइट। तो इसके लिए स्टेप्स क्या थे ओवरकम करने के लिए, तो इसके स्टेप्स क्या थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए? कुछ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करे गए, ठीक है। लोगों को एजुकेट करा गया डीमेरिट ऑफ लार्ज फैमिली के बारे में, लेकिन यार मतलब ज़्यादा बच्चे कर लोगे कैसे संभालोगे, हर कोई एक लिविंग कॉस्ट के साथ आता है। जैसे कि एक गाड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती है, ऐसे ही एक इंसान, एक जीती जागती वस्तु कॉस्ट के साथ आती है, लिविंग कॉस्ट के साथ, ठीक है। उस पर कुछ ना कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें लोगों को बताई गई कि डीमेरिट्स क्या हैं लार्ज फैमिली के। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, अच्छा इसमें अभी चेंज होना है, और मुझे लगता है शायद हो भी गया है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन, आजकल ये स्कीम चल रही है, आपने देखा होगा हमारे यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ये चीज़ बहुत अच्छी चला रहे हैं कि जिनके 1 और 2 ही चिल्ड्रन हैं उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि दे आर हेल्पिंग इन पॉपुलेशन कंट्रोल। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इवन कुछ टाइम में हम लोग चाइना को क्रॉस कर देंगे। चाइना इज़ इन नंबर 1 एंड इंडिया इज़ ऑन नंबर 2 राइट नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी हो गई है। एम्ब्रियोसेंटेसिस हट चुका है, ये स्लाइड मैंने बना दी थी, बट फिर भी तुम एक बार इसके बारे में जान लो। इसमें क्या होता था, एक टेक्निक थी जिसके लिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में हो जाती हैं, वो उसके एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर पता लगा ली जाती थी, ठीक है। लेकिन इसको भी बंद करा गया और कंट्रोल करा गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका मिसयूज़ होता था फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि पता लगाने के लिए कि भैया लौंडा है या लौंडिया है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, फिर फीमेल फेटिसाइड बढ़ जाता था। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है हमें अच्छे से पता है, जिसमें बच्चा तैर रहा है पेट के अंदर, वूम्ब के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, हम थोड़ी सी कॉन्ट्रासेप्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जो होती है, कॉन्ट्रासेप्शन का सीधा सीधा मतलब है रुकाव, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना। यहाँ पे हम बर्थ को कर रहे हैं, राइट, यहाँ पर हम लोग बर्थ का कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, जो सोसाइटी में आना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि यार हर कोई उसे अपने आप यूज़ कर पाए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत दूर जाओ या अपने घर से और आपको फिर वो अवेलेबल हो। इफेक्टिव भी होना चाहिए, यानी कि उसका जो सक्सेस रेट है वो 90% से तो ऊपर ही होना चाहिए कम से कम। रिवर्सेबल भी होना चाहिए, लाइक ऐसा ही नहीं कि आप उसको कर दो तो उसके बाद आप बच्चे ही ना कर पाओ कभी, राइट। उसके बाद से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए बॉडी पे,
और नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, यानी कि वो किसी बंदे का सेक्सुअल डिज़ायर भी ना ख़त्म करे, क्योंकि ये एक बेसिक राइट है, एवरीवन हैव राइट टू हैव दिस एक्ट, ठीक है। तो इसको हम सब कर सकते हैं, और इसीलिए कि ये हमारी नीड्स ये हमारे डिज़ायर्स को डिप्राइव ना करे, ये भी ध्यान कॉन्ट्रासेप्शन में रखा जाता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ हमें दिख रहे हैं: कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, पिल्स, हार्मोनल रिंग, यूआईडी का मतलब यूट्रीन इंट्रा डिवाइसेस, ठीक है, इंजेक्शंस, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, इम्प्लांट, कोइटस इंटरप्टस, कैलेंडर रिदम मेथड, पैच, डायफ्राम। अब हम देख लेते हैं कुछ बातें कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, छोटा सा नोट बनाएंगे, ठीक है। कितने तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो सकते हैं? देखो जी, एक तो है हमारे पास नेचुरल, दूसरा है हमारे पास बैरियर मेथड है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास आईयूडीज, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, चौथा है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेचुरल हम देख लेते हैं। नेचुरल में दो तरीके आते हैं: पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, बेसिकली तीन आते हैं यार, आई एम रियली सॉरी, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनोरेजिया, ठीक है। हम बात कर लेते हैं मेरे इनके बारे में। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या होता है? लाइक इट इज़ बिलीव्ड दैट, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में बेसिकली क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन में बेसिकली होता क्या है? सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, किससे? कॉर्पस लुटियम से, यानी कि वो हमारा एग है, एंड देन इट वेट्स इन एम्पुला, और वो स्पर्म का वेट करता है। तो बेसिकली उसकी एक लाइफ साइकिल है, वो कुछ टाइम तक ही सर्वाइव कर पाता है, बेसिकली 5 से 6 दिन, ठीक। और स्पर्म की भी कुछ लाइफ साइकिल है कि वो भी एक बार वेजाइनल ट्रैक में जाने के बाद 4 से 5 दिन मैक्सिमम जिंदा रह सकता है, बेसिकली वो 2-3 दिन में ही एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक फर्टाइल विंडो और एक अनफर्टाइल विंडो बनाई जाती है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में, जिसमें कि क्या बताया जाता है कि जिस दिन ओवुलेशन है, एक चीज़ काउंट करी जाती है कि जिस दिन ओवुलेशन है उससे आई थिंक 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक यू डोंट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिससे कि प्रिवेंट करा जा सकता है। बट ये बात आप प्रॉपरली कह सकते हो कि अगर आप गलत तरीके से कैलकुलेट करते हो, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती है, कभी कभी डेज बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो ये फेल हो जाता है। नेचुरल है मेथड ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोइटस इंटरप्टस, यानी कि विड्रॉल ऑफ पीनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, यानी कि जब इजैकुलेशन होने वाला होता है उससे पहले वेजाइनल ट्रैक से हम पीनिस को निकाल देते हैं, एंड इजैकुलेशन हम बाहर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, और ये भी एक बड़ा बकवास तरीका है प्रेगनेंसी रोकने का। समटाइम्स इट वर्क एंड समटाइम्स इट डजेंट, एंड व्हेन इट डजेंट तो समझ जाओ ज़िंदगी बदल गई मेरे भाई। उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरेजिया, इसका मतलब है कि जब एक बच्चा हो जाता है ना, उसके कम से कम मिनिमम 4 महीने बाद तक ओवुलेशन नहीं होता लैक्टेशनल पीरियड में, जो कि मेन लैक्टेशनल पीरियड है। तो इन दिस टाइम इफ़ यू आर हैविंग इंटरकोर्स, तो मोस्ट लाइकली कुछ चांसेस होते हैं कि नहीं होगा फर्टिलाइज, है ना। बाकी बहुत कम टाइम का होता है। तो अब मेरे से ही मत पूछने लग जाना भैया कि जिस उसमें जिन भाई बहनों में फ़र्क नहीं होता, ऐसा होता है 1 साल का फ़र्क होता है कुछ। अबे बुद्धू, 3 महीने तो फिर भी लगे होंगे ना, 3 महीने मिनिमम टाइम है, मैंने बता दिया ये चीज़ तुम्हें। अच्छा अब आ जाओ भाई बैरियर मेथड पे। हमारे पास बैरियर मेथड में क्या क्या है? मेनली हमारे पास कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स हैं। सर्विक्स तुम खुद को पता है, सर्विक्स की ही कैप को सर्वाइकल कैप बोला जाता है। उसके बाद से हमारे पास वॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हम देख लेते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, ये सब किससे बना होता है? थिन रबर या लेटेक्स शीट से बना होता है। बेसिकली कॉन्डम जो है मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। इसमें फुल नॉन प्राइवेसी मिलती है, कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे बेस्ट तरीका है, एंड इसके लिए आपको कोई भी सर्जिकल मेथड वगैरह नहीं कराना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि ये यूज टू कवर, ये इसमें क्या होता है कि ये पीनिस जो होता है मेल में और वजाइना जो होती है फीमेल में, या फिर सर्विक्स, उन सबको ढकने का काम करता है। ये बेसिकली बीच में एक बैरियर बना देता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, बैरियर बना देगा। यहाँ से स्पर्म बेचारा जा रहा है, मैं जाऊँगा बच्चा बनाऊँगा, यहाँ बेचारा एग वेट कर रहा है, बट बीच में एक बैरियर बना दिया, रोक देता है, जाने नहीं देता।
जब जाने ही नहीं देगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगी? तो दिस इज़ अ मेथड विच इज़ 98% एक्यूरेट, ठीक है। इसमें डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स ये हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। डायफ्राम, दिस इज सॉरी, दिस इज डायफ्राम, राइट, दिस इज कॉन्डम, दिस इज फीमेल कॉन्डम। उसके बाद से हम आ जाते हैं भैया आईयूडी पे। आईयूडी में हमारे पास क्या है? ये एक ऐसा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसमें कि हम लोग दो तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। मेडिकेटेड में क्या होता है बेसिकली, मेडिकेटेड में हमारे पास ऐसा होता है कि हम किसी न किसी चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि कॉपर वगैरह का, कॉपर आयंस का। बेसिकली आईओडीज़ में हम सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड तरीका देखें तो वो है हमारे पास लिप्स लूप। लिप्स लूप में क्या होता है, फेजोसाइटिस इंक्रीज़ हो जाती है। लिप्स लूप है, ठीक। फेजोसाइटिस ये बेसिकली इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है, यानी कि ये प्लांट किया जाएगा सीधा हमारे यूट्रस में, ठीक है। ये दिखते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है। तो लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड है। ये जब यूट्रस में प्लांट हो जाता है तो हमारे पास हमें दिखता है कि जो स्पर्म अंदर जा रहा है वेजाइना के सेल्स द्वारा, उसका फेजोसाइटिस मतलब जो यार हमारे WBC नहीं करते फॉरेन पार्टिकल के या फॉरेन बैक्टीरिया के आने पे फेजोसाइटिस करते हैं, उन्हें गल्फ कर जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो सेम मैनर में स्पर्म की फेजोसाइटिस ये बढ़ा देता है। अच्छा, दूसरी तरफ हम यूज़ करते हैं कॉपर टी। इसमें आईओडी में कॉपर टी हो गया हमारे पास, जो कि कॉपर आयंस रिलीज़ करता है, जिसमें CUT, ये कॉपर टी और ये कॉपर रिलीजिंग है, CUT मल्टी लोड, है ना। ये बेसिकली क्या करते हैं, कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाता, रास्ते में ही बेचारे की मौत हो जाती है। अच्छा, LNG-20, ठीक है, जो है हमारे पास एक एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होती है ना अपनी, उसका ये हार्मोन्स मेंटेन करके ना उसको बेसिकली ये क्या करता है, अनसूटेबल बना देता है यूट्रस को, जिससे कि क्या होता है, कभी प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है। तो बस फिर जब हो ही नहीं पाएगा, जब प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा तो बच्चा कैसे होगा, ठीक है। आईयूडी का मेन काम होता है फेजोसाइटिस बढ़ाना और यूट्रस में जो मैंने आपको सब बता दिया, स्पर्म मोटिलिटी घटाना या फिर यूट्रस की चेंज कर देना स्थिति, जिससे कि वो नहीं कर पाएगी प्लांटेशन या प्लेसेंटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं ओरल वाले मेथड्स पे। अच्छा, ये एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो आईयूडी है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड आईयूडी ही है। यार मेरी टंग काफ़ी स्लिप हो रही है इस टाइम, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये टाइम हो रहा है इस टाइम, मैं उठा था, मतलब आई डोंट नो यार, तबीयत नहीं है ठीक, बट देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो अब हम ओरल के बारे में बात कर लेते हैं। ओरल में क्या होता है, हम या तो हम प्रोजेस्टेरोन या ईस्ट्रोजन की कंबाइंड डोज लेते हैं या फिर सिर्फ खाली प्रोजेस्टेरोन की लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, फीमेल्स के द्वारा यूज़ करा जाता है, जो कि क्या करता है, इनहिबिट ओव्यूलेशन ही नहीं होने देता और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देता, जिससे कि क्या होगा, बेबी नहीं हो पाएगा। जो ओरल पिल्स होती हैं, जिनको हम ओरल पिल्स भी बोलते हैं, ये डेली लेनी होती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डे, यानी कि 21 दिन तक ये डेली लेनी पड़ेंगी, फीमेल को ये लेनी पड़ती हैं, ठीक है। जब मतलब आपने मान लो आज आपने कुछ करा, ठीक है, आज से लेकर आने वाले 5th डे तक आपको इसके बीच में कोर्स शुरू करना होगा, जो कि आपको 21 दिन तक डेली एक गोली खानी है, जिससे ये क्या होगा, सिंपली ओव्यूलेशन डिले हो जाएगा, पीरियड्स की डेट बहुत आगे बढ़ जाएगी और बच्चा पैदा होने का सवाल ही नहीं बनेगा, राइट। तो ये करेगा। ओरल पिल्स जो होती हैं वो ओव्यूलेशन तो घटा ही रही है, इम्प्लांटेशन भी घटा रही हैं। और जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स में म्यूकस होता है बेसिकली। यार वजाइना बहुत तरह के सीक्रेशंस करती है, जो कि लुब्रिकेशन में और काफ़ी सारे कामों में हेल्प करता है। तो जो हमारा सर्विक्स है वो एक तरह का म्यूकस बनाता है। तो ये जो ओरल पिल्स हैं उस म्यूकस को भी बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके इतना थिक कर देती हैं कि स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाता, ठीक है। तो बातों पे मेरी ध्यान रखना और अपनी वो रखना अपने पास, और अपनी NCERT रखना अपने पास। अच्छा, एक मेथड हमारे पास इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का भी है, जैसा कि इसमें हमें दिखा रखा है, हमारे पास इंजेक्शन है, इम्प्लांट है। तो ये क्या है, इंजेक्शन और इम्प्लांट में बेसिकली क्या करा जाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के डोजेज अंडर स्किन दबा दिए जाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। अच्छा, जो ओरल पिल है हमारे पास, इसमें क्या होता है, सहेली हमारे पास एक सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जिसमें कि क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल
हार्मोन्स होते हैं। नॉन स्टेरॉयडल मतलब जो पहले लैब मेड थे, इनको किसी न किसी तरीके से नॉन स्टेरॉयडिकली यानी कि ऑर्गेनिकली इनको ऑब्टेन करा गया है। और ये 1 वीक पिल होती है जो कि 3 महीने तक आई थिंक लेनी पड़ती है, ठीक है। इसको किसने डेवलप करा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप करा है CDRI लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ये बोल सकते हो बिल्कुल मेन हेड है लखनऊ। वहाँ पे CDRI का ऑफिस है और रिसर्च लैब है, वहाँ ये बनी। CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का एक होते हैं हमारे पास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिन्हें हम IPL के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, टेस्ट के या फिर हाँ मतलब कुछ भी करने के बाद 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स आपको लेना पड़ेगा भाई। आपको ये बहुत नेसेसरी है कि आपको इनकी एक पिल लेनी पड़ेगी। इससे क्या करते हैं, फटाफट तुरंत ऐसे हार्मोन जाते हैं अंदर, ऐसे हार्मोन जाते हैं अंदर जो कि फटाफट पीरियड करवा देते हैं, जिससे कि कुछ भी नहीं होता फिर, जिससे कि कुछ भी नहीं होता फिर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टरलाइजेशन प्रोसेस की, सर्जिकल मेथड्स। तो मेल में हमारे पास वासेक्टोमी होती है, जो कि यहाँ दिखा रखा है। वास्ट डिफरेंस जो हमने पढ़ा था, उनको कट कर दिया जाता है और आपस में बांध दिया जाता है, जिससे कि क्या होगा कि जो स्पर्म यहाँ से जा रहा था, कैसे कैसे जा रहा था, टेस्टिस से, है ना। टेस्टिस के अंदर क्या थे हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, बाहर टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, उसके बाहर फिर यहाँ रीटी टेस्टिस था, फिर इपीडिडाइमस था, वास इफरेंशिया था, फिर वास डिफरेंशिया था। तो वास डिफरेंशिया को काट दिया जाता है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब ऐसे कट एंड टाई हो जाता होगा, क्या इरेक्शन के बाद जब मतलब पूरा प्रोसेस हो जाता है और इजैकुलेशन का टाइम समय आता है, तो कुछ आता ही नहीं होगा बाहर फिर तो? क्यों आया दिमाग में, सोचिए ये चीज़ कि भैया कुछ फिर तो भाई स्पर्म या सीमेन कुछ बाहर आता ही नहीं होगा, है ना। बट यार तुम एक बात सोचो ना, यहाँ से तो सिर्फ स्पर्म आ रहा है, जो सीक्रीशन आनी है सेमिनल वेसिकल की, हैं, बल्बोलिथरल की, प्रोस्टेट की, कहाँ से आनी है, यहाँ से आनी है ना यार। तो इसमें आके यहाँ से क्या मिलता था, स्पर्म मिलता था। तो अब जब स्पर्म ही नहीं मिलेगा तो सेमिनल प्लाज्मा तो निकलेगा। सेमिनल प्लाज्मा हमने किसको बोला है, इसका सीक्रेशन, इसका, इन तीनों का सीक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा बोला है। और जब सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म मिल जाता है, उसको हमने क्या बोला है, सीमेन बोला है। तो इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें भी बाहर आएगा कुछ, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फेलोपियन ट्यूबेक्टोमी, जिसमें कि फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब हैं वो आपस में से काट कर टाई कर दी जाती है, सेम एज वास डिफरेंस, जिससे कि एग नहीं आ पाता है आगे तक, यूट्रस तक, और ना स्पर्म यहाँ से जा पाता है। तो इससे क्या सीन होता है भाई साहब कि सिंपली, वेरी वेरी सिंपली, फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। तो बस हो गया ना काम। तो ये है हमारे पास कुछ सर्जिकल मेथड्स। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि क्या पीरियड्स होंगे, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, तो जी बिल्कुल होगी। बस एग नहीं आ पाएगा, वो यहीं पे ही कहीं डीजनरेट हो जाएगा और उसके बाद से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सेम गोज विद स्पर्म, उनके साथ भी ऐसा होगा, जब वो पड़े रहेंगे टेस्टिस में, तो वो थोड़े टाइम बाद रीअब्जॉर्ब बॉडी में ही हो जाएंगे। उनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड ऑल, तो वो सब बॉडी में लग जाएगा ठीक है, समझ में आ गई। एंडोमेट्रियम ब्रेक यूट्रस की होती है, जिससे पीरियड होते हैं, तो इसमें भी अभी भी पीरियड होंगे। ये चीज़ आपको रखनी है याद, ठीक। आगे चलें अगर MTP पे, तो MTP कट गया है। बस मैं इसका एक आपको आउटलुक दे देता हूँ कि इसमें क्या होता था। बेसिकली प्रेगनेंसी जो होती है ना फुल टर्म में, उसको मतलब ख़त्म करा जाता है, टर्मिनेट करा जाता है प्रेगनेंसी को, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। कभी भी भूल से मत देख लेना ये होता कैसे है। तुम रो पड़ोगे, तुम्हें हो सकता है दर्द होना शुरू हो जाए बॉडी में, ठीक है, मत देखना। इसको हम नॉर्मल भाषा में अबॉर्शन बोल देते हैं। ये पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। MTP लीगल हुआ था इंडिया में 1971 में, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, क्योंकि जब ये देखा गया कि भैया इसको पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता और इसको पूरी तरह लीगलाइज भी नहीं करा जा सकता, तो इस पर कुछ लगाई गई रिस्ट्रिक्शन कि इसका मिसयूज़ ना हो और ना ही डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल में या फीमेल फिटिसाइड में हेल्प करे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, आपसे जो अनप्रोटेक्टेड हुआ है, गलती से हो गया है ना। काफ़ी सारी जगह ऐसा हो जाता है, अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं समटाइम्स, वो उनके साथ ये सब हो जाता है, तो उसके लिए है ये चीज़। या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। रेप्स के केसेस में कि यार बताओ, रेप हो जाता है किसी गर्ल का या वुमन का, तो और मान लो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस केस में उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है।
अच्छा, अब जब प्रेगनेंसी है वो हार्मफुल हो सकती है माँ के लिए जो उसको पाल रही है, तब इसको करा जाता है। या फिर अब मान लो यार फीटल में कुछ ऐसी कमी है ना, कुछ ऐसी कमी है, वो ढंग से नहीं डेवलप हो रहा है या कुछ भी है, वो आएगा तो वो सबकी मतलब दोनों दो ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी उसके चक्कर में। तो इसलिए क्या करा जाता है, जब भी एमटीपी कर दिया जाता है, बस इतना जान लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये करा जाता है, यानी कि शुरुआत के 3 मंथ से पहले पहले ये हो सकता है। तब तक एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि 3 महीने के बाद जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है विद प्रॉपर हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम, मतलब प्रॉपर उसमें मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर में आज भी। डिसीज़ या इन्फेक्शन ऐसे जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुए हैं उनको हम एसटीडी कहते हैं, या वेनरल डिजीज़ या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई भी बोल देते हैं। कुछ एसटीडीज़ हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज़, क्लेमिडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। इनमें से एड्स बहुत ख़तरनाक है, जेनिटल हर्पीज़ बहुत पेनफुल है, और भी यार ये जितनी भी है ना ये ख़तरनाक ही हैं। तो ऑलवेज़ ट्राई, आगे जब भी तुम बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, पहली बात तो अपना हर चीज़ बहुत ध्यान से और सही टाइम पे बिगिन करना शुरू करना, एंड बहुत सावधान रहना यार। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो यार कहीं गांव देहात में कोई डॉक्टर है झोला छाप, वो एक ही सुई से मुझे भी लगा रहा है, एक ही सुई से तुम्हें लगा रहा है। अब इन केस मान लो कि तुम्हें एचआईवी है, एचआईवी एड्स का वायरस है, ह्यूमन इन है ना वायरस है, तो मान लो तुम्हें लगा दिया, उसके बाद मुझे लगा दिया उसी सेम नीडल से, तो मुझे भी हो जाएगा। या फिर मुझे गंदा ब्लड चढ़ गया है ना, या फिर इन्फेक्टेड मदर से फीटस को आ सकता है। एक्सपेक्ट जेनिटल हर्पीज़, यानी कि जेनिटल हर्पीज़ को हटा दिया जाए। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये सारे कम्प्लीटली क्योरेबल है अगर टाइम से डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अपने ब्लड टेस्ट हमें रेगुलर करवाने चाहिए। हम जैसे अगर आज की डेट में यंग है तो हमें हर 6 महीने में तो कराने ही चाहिए, और हमारे मदर फादर अब एज बढ़ती जा रही है तो हमें कम से कम उनके यार हर 3-4 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हमें एक ट्रैक रहता है कि क्या अभी करंटली चल रहा है। इनफर्टिलिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कुछ यार ऐसे कपल होते हैं जिनके पास बड़ी दिक्कत होती है, बेबी नहीं हो पाता है ना, इंस्पायर्ड ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, वो बच्चा नहीं कर पाते हैं, उसको इनफर्टिल बोला जाता है। इसके लिए काफ़ी फिज़िकल डिजीज़ सामने आती हैं, हार्मोनल डिसीज़ आती हैं, और फिजियोलॉजिकल भी आती, और साइकोलॉजिकल दिक्कतें भी सामने आती हैं। इन कपल की हेल्प करने के लिए हमारे सामने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आती हैं, आईवीएफ वगैरह होते हैं, है ना। तो क्या ही पढ़ना फिर जब हट गया है। ठीक है, स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे ही देता हूँ यार। आईवीएफ में हम टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे बोलते हैं, इसमें फादर का स्पर्म लिया जाता है, मदर का एग लिया जाता है, इसको बाहर फ्यूज़न कराया जाता है, स्पर्म को डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक रीजन में छोड़ के क्रॉस करा के मदर के अंदर प्लांट कर दिया जाता है। 6 to 18 ब्लास्टोमेर स्टेज पे होता है, तो इसको हम यूट्रस में प्लांट करते हैं डायरेक्ट, जिसको हम आईयूटी बोलते हैं, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। ठीक है, और अगर 8 स्टेज ब्लास्टोमियर से पहले अगर ये होता है तो हम इसको फिर फेलोपियन ट्यूब में प्लांट करते हैं, जिसको हम जिफ्ट बोलते हैं, है ना। एक टेक्निक होती है गिफ्ट में क्या होता है, ऐसी फीमेल्स जो कि ओवम नहीं बना सकती है ना, बट प्रोवाइड कर सकती हैं क्या, सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। तो उनके लिए एक ओवम डोनर ढूंढा जाता है और उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसे क्रॉस करा के प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ICSI एक स्पेशलाइज प्रोसीजर है एक एम्ब्रियो बनाने का लेबोरेटरी में, जिसमें कि एक स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में। एक AI टेक्निक भी है, ठीक है, जिसमें सीमेन कलेक्ट करा जाता है हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, और उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराई जाती है वेजिना में, बहुत अंदर तक जाके उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये उस केस में होता है जहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि इरेक्शन नहीं आ रहा है, मेल कैन नॉट होल्ड इरेक्शन बट दे वांट टू हैव अ बेबी, तो वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, STDs के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है यार। और बस इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मेन हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ख्याल रखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेसिक फंडों पे काम करना है। और वैसे तो मेरे हिसाब से तो यार आप ये पूरा ही पढ़ना, आपके लिए नॉलेज ही बढ़ेगी और आपकी बेहतरी के लिए है। एंड थैंक यू रियली मच गाइज़ कि आपने ये लेक्चर देखा और मेरी बातों को ना यार नहीं दिमाग से लगाना, और बताओ यार तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरी पिछली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है एंड आई एम रियली लविंग इट, बट तुम कमेंट करके बताओ तो कि तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं। और इस चैप्टर में यार जितना पढ़ाया है ना उतना सफिशिएंट है, इसको पढ़ना और समझना। जो मैंने बोला ना कैंसिल हो गया लाना फलाना, कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो, सबसे आगे रहो, सबसे बेस्ट बनो, है ना। और
बस थैंक यू सो मच यार। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बायोएटफ्लिक को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और यार बता दो तुमको समझ आ रहा है मेरा टीचिंग स्टाइल सही लग भी रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें मेरे को बताना। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लाइफ एंड अ ईयर अहेड।